हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स ग्रुप चैनल। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को समझने के बाद सबसे कंफर्टेबली जिस चैप्टर को आप समझ सकते हो वो है सेल डिवीजन का चैप्टर। बच्चे एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करते हुए अपन लेक्चर पे बढ़ जाएंगे और इस लेक्चर के अंदर 9 टॉपिक कवर करेंगे बच्चे अपन, जिसको आप देख सकते हो, जिनकी हेडिंग्स को आप देख सकते हो। एक भी सेकंड वेस्ट बिना किए हुए सबसे पहले टॉपिक पे लेके चलता हूं आपको सेल डिवीजन। बच्चे ध्यान से सुनो, जैसा कि आपको आइडिया है बच्चे कि सेल डिवाइड करता है, तो एक्चुअली में सेल डिवाइड कैसे करता है, नॉर्मल लाइफ में हम इसका क्या यूज देख सकते हैं, उसको लिखता हूं सबसे पहले आपके सामने। देखो बच्चे, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, ऑल सेक्सुअली reproducing organisms starts their life from a single cell। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से। इस सिंगल सेल का ही नाम क्या होता है बच्चे? जाइगोट होता है। तो हमें इतना समझ में आता है कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल से अपना जीवन शुरू करेंगे। उस सेल का नाम ही क्या है बच्चे? जाइगोट नाम है। ये जाइगोट बनता कैसे है, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो मैं डिस्क्राइब करूं आपके सामने। एग सेल होता है बच्चे, ये एग है, इसी को आप फीमेल गैमिट भी कह सकते हो। ये है फीमेल गैमिट। ये जब कंबाइन हो जाता है स्पर्म के साथ, ये है स्पर्म, इसे आप मेल गैमिट भी कह सकते हो। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तब एक ही सेल बनता है नया, कुछ इस टाइप का। इस सेल को आप जाइगोट कह सकते हो। इस जाइगोट से पूरी बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनती है। इस जाइगोट से क्या बन जाती है बच्चे? पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। तो उस एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत सारे सेल है, जैसे ह्यूमन बॉडी को आप देखो, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपको मिल जाएंगे बॉडी में। एक सेल से इतने सारे सेल्स कैसे बने होंगे? जरूर यहां पर एक प्रोसेस हुआ होगा बच्चे, सेल डिवीजन। ये जो एक सेल है जाइगोट, इसने डिवाइड किया होगा टू प्रोड्यूस मल्टीपल सेल्स। बहुत सारे सेल्स बनाने के लिए इस जाइगोट ने डिवाइड किया होगा, यहां पर सेल डिवीजन हुआ होगा। बात समझ में आती है? तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म है वो सब जाइगोट से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं भाई। और जाइगोट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी को बनाता है। समझ में आता है? कोई घबराने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं बच्चे कि ये जो हमने देखा है कि सेल डिवाइड करता है, अब हम देखेंगे ये जो डिवीजन की प्रोसेस है इसके बीच में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। जितने भी इवेंट्स होते हैं एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड करने तक, वो सब सेल साइकिल के अंदर कंसीडर होते हैं। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन लिख रहा हूं आपके सामने। ऑल इवेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम formation of a cell to their division are considered as सेल साइकिल। एक सेल के बनने से लेकर, फॉर्म होने से लेकर उसके डिवाइड करने तक के जितने भी इवेंट्स होते हैं, ऑल इवेंट्स, वो सब कंसिडर किए जाते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो सेल साइकिल क्या है बच्चे? किसी सेल के बनने से लेकर उसके 2 या 4 भागों में डिवाइड होने तक की जो प्रोसेस है, जितने भी इवेंट्स होते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, वो सब सेल साइकिल के पार्ट्स होते हैं बच्चे। बात समझ में आती है? तो सेल साइकिल आपको समझ में आया। इस सेल साइकिल के अंदर देखो बच्चे, अगर किसी को डिवाइड करना है, क्या करना है? डिवाइड करना है। ध्यान से समझना, अगर आपको डिवीजन की प्रोसेस करनी है, क्या करनी है? डिवीजन की प्रोसेस। तो ये प्रोसेस थोड़ी सिक्वेंशियल होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कोई भी सब्सटेंस कहीं भी जा रहा है, किसी भी सेल के अंदर जा रहा है। हम इस प्रोसेस को सिक्वेंशियल रखना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बच्चे सेल डिवीजन की या फिर सेल साइकिल के बारे में अगर मैं कॉमनली टर्म लिख दूं आपके सामने, सेल साइकिल के बारे में टर्म लिख रहा हूं कि ये जो प्रोसेस है बच्चे ये हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है, हाईली कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल फिक्स्ड होती है चीजें, ये पहले होगी ये बाद में होगी, कोई रैंडमनेस यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में लिख रहा हूं ये जेनेटिक्स के द्वारा कंट्रोल होती है भाई, ये जेनेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ये जेनेटिक के द्वारा कंट्रोल होती है। ऐसे कौन से जीन्स है जो इसे कंट्रोल करते हैं? देखो बच्चे जीन जो है वो डीएनए का बना है, डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाता है प्रोटीन। बात समझ में आती है? अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, जेनेटिकली कंट्रोल के अंदर ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पर जो कंट्रोल करता है बच्चे, उस प्रोटीन का नाम आप याद रखेंगे। सबसे पहला प्रोटीन है बच्चे साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है सेल साइकिल को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद एक प्रोटीन और है जो साइक्लिन पे डिपेंड करता है, उसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसे शॉर्ट में सीडीके बोला जाता है। तो ये दो ऐसे प्रोटीन्स है जो कि काम आते हैं बच्चे, किस काम आते हैं? ये काम आते हैं सेल साइकिल को कंट्रोल करने में। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूंगा बच्चे। देखो बच्चे अब मैं आपको समझाऊं कि जब सेल डिवाइड करता है ना, सेल डिवाइड करता है, सेल अपने जैसे दो सेल बनाना चाहता है, तो सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, उन स्ट्रक्चर्स को भी बराबर बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं आधे स्ट्रक्चर इधर भेज दिए आधे इधर भेज दिए, इधर जो आधे भेजे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ज्यादा है, इधर जो भेजे इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर जितने माइटोकॉन्ड्रिया जा रहे हैं उधर ही इतने माइटोकॉन्ड्रिया जाए, इधर जितने प्लास्टिड उतने ही इधर प्लास्टिड, एकदम इक्वल डिवीजन हो, ताकि जो डॉटर सेल बन रहे हैं उनमें कोई अनसिमिलरिटी, कोई विभिन्नता, कोई डिफरेंस ना रहे। बात समझ में आती है? ध्यान से सुनना बच्चे, जब कोई सेल डिवाइड करता है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है, क्या करता है बच्चे? डिवाइड करता है, तो इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। सबसे पहले ये न्यूक्लियस क्या करेगा बच्चे? डिवाइड करेगा। इसके बाद न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी मटेरियल बचा है सेल में, जिसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, वो डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ये दो स्टेप बनाए गए हैं सेल डिवीजन के अंदर भाई, एक तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना और एक साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। ये जो स्टेप है न्यूक्लियस का डिवाइड होने का, इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चे? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और ये जो स्टेप है साइटोप्लाज्म को डिवाइड होने का, इसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या है, बात समझ में आती है आपको? मैं डिटेल में बता दूं आपको, ध्यान से सुनो। कैरियो वर्ड का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियस। साइटो वर्ड का मतलब ही होता है बच्चे साइटोप्लाज्म, या फिर यू कैन कंसिडर ए सेल और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के दो पार्ट मैंने आपको बताए हैं। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्लियर हो गया। कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको, जैसे अगर कोई सेल बना है, क्या बना है बच्चे? सेल बना है, तो वो बना होगा सेल डिवीजन से। एक होता है पेरेंट सेल। क्या होता है? पेरेंट सेल। यहां पे लेबल कर रहा हूं पेरेंट सेल। जब ये डिवाइड करता है तो बनता है डॉटर सेल। क्या बनता है? डॉटर सेल बनता है। इस पेरेंट सेल के अंदर जो डीएनए है, क्या है बच्चे? डीएनए है, वो का वो डीएनए सेम टू सेम डीएनए किस में आएगा? डॉटर सेल में आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं डॉटर सेल जो है वो जेनेटिक मटेरियल को इंटेक्ट रखता है। क्या रखता है? इंटेक्ट रखता है। इंटेक्ट का मतलब आप समझो कि प्योर। जो पेरेंट्स के अंदर डीएनए है वो का वो डीएनए किस में प्रेजेंट होगा बच्चे? इस डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटेक्ट डीएनए रख रहा है जो डॉटर सेल है वो। बात समझ में आती है? एक भी वर्ड आपको कंफ्यूज ना करे, मैं समराइज भी कर दूं। देखो बच्चे,
जितने भी इवेंट होते हैं सेल के बनने से लेकर डिवाइड करने तक के, वो सब सेल साइकिल होते हैं। सेल साइकिल बहुत कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, ये जेनेटिक्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। दो प्रोटीन है, एक तो साइक्लिन प्रोटीन है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं बच्चे, सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है और एक साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। इन प्रोसेस को नाम दिया है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस और साइटो का मतलब ही सेल होता है। जो पेरेंट सेल होता है उससे डॉटर सेल बन जाता है आफ्टर सेल डिवीजन। यहाँ पर क्या प्रोसेस हुई है बच्चे, यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है। जो डॉटर सेल है वो इंटेक्ट रखता है प्योर डीएनए को, जो कि पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इतनी बातें की है हमने। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और बताता हूं कि आखिर ये सेल डिवाइड ही क्यों होता है, कोई सेल डिवाइड होता ही क्यों है, इस टॉपिक को समझाता हूं। देखो बच्चे, जब भी कोई सेल ग्रो करता है ना, ग्रो, जैसे ये कोई छोटा सा सेल है, इसने ग्रो किया, जब ये ग्रो करेगा तो अपने साइज में बढ़ेगा कुछ ऐसे। इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर ये इतू सा न्यूक्लियस था, अब ये इतना न्यूक्लियस हो गया। बात समझ आती है। यहां पर अगर मैं एक रेशियो निकालूं, रेशियो बहुत ध्यान से समझना आप, मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइड कर रहा हूं इसको वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म से। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये रेशियो है न्यूक्लियस इज टू साइटोप्लाज्म का। क्या है बच्चे, न्यूक्लियस इज टू साइटोप्लाज्म का रेशियो। इस रेशियो को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई सेल ग्रो करता है, क्या करता है बच्चे, ग्रो। यहां पर ये सेल ने क्या किया है, ग्रो किया है। जब सेल ने ग्रो किया तो क्या सेल का वॉल्यूम बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। क्या न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बढ़ गया है भाई, जब सेल ने ग्रो किया है तब। क्या न्यूक्लियस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है, देखो न्यूक्लियस इतना था, इतना हो गया। क्या न्यूक्लियस के कंपेयर में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वॉल्यूम तो साइटोप्लाज्म का भी बड़ा है लेकिन न्यूक्लियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ा है। बात समझ में आती है। ऊपर की वैल्यू इंक्रीज हुई है कम, नीचे की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये जो रेशियो है ना बच्चे, ये ओवरऑल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कैसे, सेल के ग्रो करने से। जब तक सेल नॉर्मल कंडीशन में था इस रेशियो का कुछ नहीं हो रहा था भाई, कांस्टेंट रेशियो चल रहा था। जब सेल ने ग्रोथ दिखाई, जब सेल ने ग्रो किया तो ये जो रेशियो है ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, वाई सेल डिवाइड का आंसर लिख रहा हूं, टू मेंटेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करता है बच्चे, डिवीजन करता है। बात समझ आई। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर ऐसा क्या हो जाएगा इस रेशियो के बिगड़ने से। अगर ये रेशियो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है न्यूक्लियस की जो अमाउंट है वो साइटोप्लाज्म के कंपेयर में कम है। अगर न्यूक्लियस कम रहेगा इसका मतलब वो उतने ज्यादा साइटोप्लाज्म को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस सभी को ऑर्डर देता है क्या क्या काम करना है। अगर न्यूक्लियस कम पड़ेगा साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो न्यूक्लियस उतने ज्यादा साइटोप्लाज्म को ऑर्डर नहीं दे पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सेल के अंदर पूरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी अगर ये रेशियो डिक्रीज हुआ तो। इसलिए इस रेशियो को वापस मेंटेन करने के लिए सेल क्या करता है बच्चे, डिवाइड होता है। बात समझ आती है। एक भी वर्ड कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको। तो ये पहला पॉइंट है भाई, क्यों सेल डिवाइड करता है उसका। दूसरे पॉइंट पे लेके चलता हूं आपको। देखिए बच्चे, दूसरा पॉइंट ये है, एक रेशियो और निकालता हूं। यहां पर सबसे ऊपर एक वर्ड लिखता हूं बच्चे, सरफेस एरिया। क्या लिखता हूं, सरफेस एरिया। नीचे वर्ड लिख देता हूं वॉल्यूम। किसी भी सेल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इनका जो रेशियो है इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये जो रेशियो है, जब भी सेल ग्रो करता है तो इस रेशियो का क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से। जब सेल ने ग्रो किया तो इसका सरफेस एरिया ये था, सरफेस का एरिया। क्या ये सरफेस एरिया बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा है भाई। सरफेस एरिया नो डाउट इंक्रीज हुआ है सेल के ग्रो करने पर, लेकिन इसके वॉल्यूम को देखो, सरफेस एरिया के कंपेयर में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चे, इस सेल का बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो
तो ये जो रेशियो है ये ओवरऑल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इस रेशियो को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो सेल सराउंडिंग से गैसेस का एक्सचेंज कर पाएगा, उतना ज्यादा वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। अगर रेशो कम हो गया यानी कि सरफेस एरिया कम हो गया भाई, तो वो उतना ज्यादा गैसों का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा। अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है। तो अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्यों सेल डिवाइड करता है, ध्यान से सुनिएगा। टू मेंटेन सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। बोलो बात समझ में आती है। ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होता है ना बच्चे, ये रेशियो हाई होता है, हाई इन स्मॉल सेल्स। छोटे छोटे सेल्स के अंदर ये रेशियो हाई रहता है बच्चे। बोलो आपको समझ में आया सेल डिवाइड क्यों होता है। टॉपिक एक भी वर्ड कंफ्यूज ना कर रहा, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, अगला टॉपिक आता है सेल साइकिल का ड्यूरेशन। देखो बच्चे, इस नेचर के अंदर बहुत टाइप के सेल प्रेजेंट है, बहुत टाइप के सेल क्या, बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। उनके अंदर सेल्स तो बहुत बहुत ज्यादा टाइप के, बहुत बहुत वेराइटी के अंदर मिलते हैं। उतने ज्यादा सेल की वैरायटी में जो सेल साइकिल के होने की टाइमिंग है वो भी अलग अलग है। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने लाइन, द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल varies with organism to organism and also cell type to cell type। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप के सेल में सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग है बच्चे। ये लाइन मैंने लिखी है आपके सामने, बात समझ आती है। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो कोई ऐसे, तो मजा नहीं आया लाइन में। ध्यान से सुनो बच्चे, मैं लिखता हूं सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने, एक बैक्टीरिया का नाम लिखता हूं। क्या लिखता हूं, बैक्टीरिया का नाम। उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, पूरा नाम इस्चरचिया कोलाई होता है बच्चे। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर का जो सेल है वो डिवाइड होता है बच्चे 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर ये ई कोलाई का सेल डिवाइड कर जाता है, सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। अगला एग्जांपल देता हूं मैं बच्चे आपको, एक फंजाई का। किसका एग्जांपल देता हूं, एक फंजाई का। फंजाई का टिपिकल एग्जांपल है बच्चे हीस्ट। क्या है, हीस्ट। हीस्ट का जो सेल होता है बच्चे ये 90 मिनट्स के अंदर, है ना, 1.5 आवर आप कह सकते हो, इतने टाइम में ये अपने सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, डिवाइड कर जाता है। इसके बाद लिखता हूं बच्चे अगला एग्जांपल, ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन का जो चिक सेल है, गाल का जो सेल है, वो लेब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सेल 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट सेल साइकिल को शो करता है। 24 आवर्स में कंप्लीटली 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ये नोटिस किया गया था बच्चे। बात समझ में आती है, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। कुछ एग्जांपल और बताता हूं बच्चे, जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं नर्व का सेल। किसका सेल बच्चे, नर्व सेल। इसी सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं बच्चे, आप सबको पता है न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने हार्ट सेल। हार्ट का जो सेल है, ये दोनों सेल कभी भी सेल डिवीजन शो नहीं करते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, डू नॉट डिवाइड। ये सेल कभी भी डिवाइड होते ही नहीं है, कभी भी डिवीजन करते ही नहीं है, डिवीजन करेंगे ही नहीं ये सेल्स। बात समझ में आती है आपको। तो ये है बच्चे सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करने के कुछ एग्जांपल्स। आप नोटिस कर सकते हो, जितना ज्यादा छोटा सेल है उतना कम टाइम लग रहा है डिवाइड होने में, जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उतना ज्यादा टाइम ले रहा है उसका सेल डिवाइड होने में। बात समझ आती है, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चे, अब मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल देता हूं हमारी बॉडी का, जहां पर ये जो सेल डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है वो शो होती है। तो मैं यहाँ पर एक स्टमक का डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, ह्यूमन स्टमक। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्टमक। तो ये मैंने ह्यूमन स्टमक का डायग्राम बनाया बच्चे।
इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो ऑर्गन है इसे बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। इस स्टमक के अंदर लाइनिंग प्रेजेंट है ऐसे, आप सबने पढ़ रखा है स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है HCl, एसिड प्रोड्यूस होता है HCl। ये जो लाइनिंग है इसे बोलते हैं म्यूकोजा। क्या बोलते हैं बच्चे? म्यूकोजा। ठीक है, इस स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है एसिड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एसिड। यहाँ पर एसिड को भी ड्रॉ कर देते हैं, ये कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड हम यहाँ पे लेबल कर रहे हैं आपके सामने। एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, इतना आइडिया है सबको। जब ये एसिड सेल्स को डैमेज करेगा, जो लाइनिंग ऑफ द स्टमक है जिसे म्यूकोसा बोलते हैं, उन्हें डैमेज करेगा, उन म्यूकोसा को रिपेयर करना भी तो पड़ेगा। वो जो म्यूकोसा के सेल है वो बार बार सेल डिवीजन करेंगे और अपने जैसी म्यूकोसा की लेयर बना लेंगे इस स्टमक के अंदर। ऑलमोस्ट यहां पे लिख देता हूं आपके सामने, 1 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर 2 टाइम्स, 1 वीक के अंदर 2 बार ये जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये रिप्लेस हो जाती है। रिप्लेस, जो पहले सेल थे वो बाद में नहीं रहते, रिप्लेस हो जाते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं। पहले वाले कहां गए सर? जल गए ना एसिड से, डैमेज हो गए एसिड से। हालांकि एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन फंक्शन करते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं कर पाते। कुछ सेल्स तो डैमेज होते ही हैं, तो जितने डैमेज होते हैं उन्हें रिपेयर कर दिया जाता है। पूरी लेयर 2 बार रिपेयर हो जाती है 1 वीक के अंदर ही। यह है टिपिकल एग्जाम्पल जो कि मैं आपको दे रहा था। बोलो बात समझ में आती है? एक भी वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ सकता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चे, नोट कर लीजिए आप बढ़िया से। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आता है फेजेस। आखिर सेल साइकिल कितने फेजेस में होता है बच्चे? ध्यान से देखिएगा कितने फेजेस में होता है। आपके सामने लिखता हूं बच्चे। सबसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं जिसे फेजेस को रिलेट कर पाओ आप। एक कोई घर है हमारे पास, ये घर है कुछ ऐसा, एक हाउस बना रहा हूं आपके सामने, कुछ ऐसा घर है ये। इस घर के यहां पर है गेट। क्या है? गेट। ये गेट है, यहां पर एक खिड़की, एक विंडो, ठीक है। और ये घर कुछ ऐसा बनाया गया है डिजाइनिंग के साथ। इस घर को डिवाइड करना चाहता है इस घर का मालिक 2 भागों में, क्योंकि उसके 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों को आधा आधा घर वो देना चाहता है भाई। इसको अगर डिवाइड करना है, एक चीज और कर लेते हैं, यहां पर एक एंटीना लगा हुआ है भाई, है ना, एंटीना। टीवी भी है, टेलीविजन भी है भाई इस घर के अंदर, तो यहां पर एंटीना लगा हुआ है। अगर इस घर को इसका मालिक डिवाइड करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्या वो बीच में से ऐसे तोड़ सकता है क्या? अगर ऐसे तोड़ दिया तो इस घर को लेने वाला बेटा कहेगा भाई मुझे तो एंटीना मिला ही नहीं, मुझे तो विंडो मिली ही नहीं। और इस घर को लेने वाला बेटा क्या कहेगा? मुझे तो दरवाजा ही नहीं मिला। बात समझ आई? जब तक घर के अंदर इक्वल इक्विपमेंट्स अवेलेबल ना हो उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर इसे डिवाइड करना है तो यहां पर भी एक गेट बनाना पड़ेगा, यहां पर भी एक विंडो बनानी पड़ेगी, यहां पर भी एक एंटीना लगाना पड़ेगा, तब ये इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकता है। रिलेट कर पाए चीजों को? अगर एक सेल को डिवाइड करना है, ठीक इसी प्रकार अगर एक सेल को डिवाइड करना है, ये क्या है बच्चे मेरे सामने? सेल है। इस सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। अगर इस सेल को डिवाइड करना है तो पहले 2 माइटोकॉन्ड्रिया 2 क्लोरोप्लास्ट बनाने पड़ेंगे, तभी तो दोनों सेल्स को एक एक दे दिया जाएगा। बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। यानी कि ये जो एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया आपने बनाए, आपने क्या किया? प्रिपरेशन किया ताकि सेल को डिवाइड करवा सके। ये है इसका प्रिपरेटरी फेज। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला था? फेज। तो सबसे पहला फेज आता है बच्चे प्रिपरेशन का। पहला फेज क्या है? प्रिपरेशन का। इससे बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज। यहां पर प्रिपरेशन होती है बच्चे, किसकी प्रिपरेशन? सेल के डिवाइड होने की यहां पर प्रिपरेशन होती है। इसका मेन नाम होता है इंटरफेज। क्या होता है बच्चे? इंटरफेज। तो इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रिपरेशन होती है।
यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हुआ है, यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बने हैं, इसे नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलेंगे भाई। कोई डिवीजन हुआ नहीं है तो नॉन डिवाइडिंग फेज बोल सकते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज इसे बोल सकते हैं। जितना भी टाइम सेल साइकिल का है उसमें से 95% टाइम तो प्रिपरेशन में ही चला जाता है। इस फेज में ग्रेटर देन 95% टाइम लग जाता है। बोलो बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। अब बात करता हूं बच्चे दूसरे फेज के बारे में। एक फेज तो है तैयारी का, जब तैयारी हो गई तो इस घर को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ बोलना ही तो है, इतना तेरा डिवाइड हो गया। टाइम लगेगा उस घर में इक्वल इक्विपमेंट्स लाने में, डिवाइड करने में टाइम नहीं लगेगा। उसी प्रकार सेल के अंदर प्रिपरेशन करने में 95% से ज्यादा टाइम लग गया, 5% से भी कम टाइम लगेगा इस फेज में, जो कि एक्चुअली में डिवाइडिंग का फेज है। इसे बोलेंगे बच्चे एम फेज। क्या बोलेंगे? एम फेज। इस एम का मतलब ही होता है बच्चे माइटोटिक। क्या मतलब होता है? माइटोटिक। इसे एम फेज आप बोल सकते हो, इसे माइटोटिक फेज आप बोल सकते हो बच्चे। एम से ही आप याद रखोगे, ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। इस फेज के अंदर बहुत सारा ड्रामा होगा। जब सेल डिवाइड होगा तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, तो ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है बच्चे। ये डिवाइडिंग फेज है तो इसे आप डिवाइडिंग फेज भी कह सकते हैं भाई, इट इज ए डिवाइडिंग फेज। इसके अंदर टाइम 5% से भी कम लगेगा, लेस देन 5% टाइम ये कंज्यूम करता है भाई किसी भी सेल साइकिल का। सेल साइकिल के दो फेजेस यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक ये और एक ये। बोलो बात समझ में आती है? अगर मैं एक टिपिकल एग्जांपल लूँ आपके सामने, जैसे जो चिक सेल है, ह्यूमन का चिक सेल जो है, इसमें टोटल टाइम सेल साइकिल का 24 आवर्स है। इस 24 आवर्स में 23 आवर्स तो ओनली प्रिपरेशन में ही लग जाते हैं, और जो चिक सेल है उसको प्रिपेयर होने में, सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर होने में 23 आवर्स लग गए, तो उसे डिवाइड होने में ओनली 1 आवर्स का टाइम लगता है। तो आप देख सकते हो कितने कम टाइम में डिवीजन होता है और प्रिपरेशन में कितना ज्यादा टाइम लगता है। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, समझ में आता है? ये दो फेज है बच्चे मेनली जो आप रीड आउट करते हो। अगर मैं कुछ और टॉपिक डिस्कस करूं इनके बारे में तो ध्यान से सुनो बच्चे। जो प्रिपरेटरी फेज है, यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे तो एक्चुअली में क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर, जितने भी ऑर्गेनेल्स है इन्हें डबल बनाएंगे, इनका डुप्लीकेशन करेंगे, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, ऑर्गेनेल को डबल करेंगे। बात समझ में आई? जितने भी सेल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी ग्रोथ करते हैं बच्चे। ऑब्वियसली ग्रोथ तो करना ही पड़ेगा ना, सेल को ग्रो नहीं करेगा तो मोटा नहीं होगा तो वो दो भागों में टूटेगा कैसे? बात समझ में आती है? जितना भी डीएनए है सेल के अंदर उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दो भागों में बांटना है भाई। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप है जो कि इंटरफेस के अंदर कंडक्ट होंगे बच्चे। बात समझ में आती है? तो सर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन होगा। क्या होगा? यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन होगा सेल का। यहाँ पर एक्चुअली सेल क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। अगर मैं आपके सामने लिखूं इनके कुछ फर्दर स्टेप्स, जो इंटरफेज होता है वो 3 स्टेप के अंदर कंडक्ट होता है बच्चे। पहला स्टेप है G1, दूसरा है S और तीसरा है G2। ये 3 छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं इंटरफेज के अंदर। और जो एम फेज है इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं बच्चे। आपको पता है जब डिवीजन होता है तो एक न्यूक्लियस डिवाइड करता है और एक साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। न्यूक्लियस के डिवाइड को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे लिख दिया मैंने कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म के डिवाइड को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। बोलो बात समझ में आता है? जो कैरियोकाइनेसिस है ये भी कुछ फर्दर स्टेप्स में होता है, उनको आप याद करोगे PMAT से। P से है बच्चे आपका प्रोफेज। क्या है? P से है प्रोफेज, M से है आपका मेटाफेज, A से है आपका एनाफेज, A से है एनाफेज, और T से है बच्चे टीलोफेज। बोलो बात समझ में आती है? घबराने की आवश्यकता नहीं है, नाम है फेजेस के जो कि याद करने धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनो, 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं फर्दर इंटरफेज के अंदर, G1, S और G2।
इस G1 का मतलब क्या है? G का मतलब है बच्चे गैप पीरियड। क्या मतलब है? गैप पीरियड। और 1 का मतलब है पहला। ये पहला गैप पीरियड है। G2 का मतलब है गैप पीरियड 2 भाई, ये दूसरा गैप पीरियड है, इसलिए गैप पीरियड 2। और इस S का मतलब है सिंथेटिक फेज। क्या है? सिंथेटिक फेज। नाम से समझ में आ रहा है सिंथेटिक, यहां पर कुछ बनेगा, कुछ सिंथेसिस होगा। क्या बनेगा बच्चे? डीएनए बनेगा। इस फेज के अंदर डीएनए बनता है। डीएनए रेप्लिकेशन लिखा है ना, ये कहां पर होता है? एस फेज के अंदर होता है। ज्यादातर ऑर्गेनेल G1 में डुप्लीकेट करते हैं, G2 में कुछ ही ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करते हैं। धीरे धीरे डिटेल में चर्चाएं करेंगे। तो ये है बच्चे सेल साइकिल के फेजेस, बहुत ही अच्छे से नोट करो। एक बार साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बाद में लिखने के लिए, या फिर इन सारे स्लाइड्स का पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, उसे जरूर से ज्वाइन कर लेना, थोरेक्स 100 के नाम से ही है वो। अगला टॉपिक है बच्चे कि ये जो सेल डिवीजन है ये कितने टाइप्स के होते हैं। क्या सभी सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो सेम होता है? क्या बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक सेल में, ह्यूमन सेल में, है ना, अनियन सेल में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। क्या क्या डिफरेंस है वो सेल डिवीजन के टाइप में नोटिस करेंगे। 3 टाइप होते हैं बच्चे सेल डिवीजन के। सबसे पहला होता है एमाइटोसिस। क्या होता है? एमाइटोसिस। दूसरा होता है माइटोसिस। तीसरा होता है मियोसिस। तो ये 3 टाइप होते हैं बच्चे सेल डिवीजन के। किसके? सेल डिवीजन के। इनमें होता क्या है ध्यान से सुनना, एक ही बार में चीजें क्लियर कर दूंगा। एमाइटोसिस, माइटो वर्ड का मतलब ही है थ्रेड। क्या मतलब है? थ्रेड। और यहां पर थ्रेड वर्ड इंडिकेट करता है क्रोमोसोमल थ्रेड को, क्रोमोसोम्स को। यहां पर कोई क्रोमोसोम नहीं बनेगा। एमाइटोसिस, बात समझ आई? तो यहां पर कोई क्रोमोसोम, यहां पर कोई क्रोमोसोम नहीं बनेगा। ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे फास्टेस्ट टाइप का सेल डिवीजन है। बैक्टीरियाज के अंदर ये मिलता है बच्चे। यहां पर क्रोमोसोम बनते ही नहीं है, सीधा क्रोमेटिन मटेरियल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है माइटोसिस। यहां पर क्रोमोसोम बनेंगे भाई, माइटोसिस। यहां पर क्रोमोसोम बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं भाई, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है डॉटर सेल्स में जाते हैं, और डॉटर सेल में क्या लिख रहा हूं मैं? डॉटर सेल में और पेरेंटल सेल में, डॉटर सेल और पेरेंटल सेल, इन दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो होता है सेम। कैसा होता है वो होता है सेम। इसे बोलेंगे माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन। अगर क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल और पेरेंटल सेल में सेम है, दैट इज माइटोसिस। अब बात करता हूं मियोसिस की, ध्यान से देखिएगा बच्चे। मियोसिस के अंदर क्या होता है? यहां पर भी ऑब्वियसली क्रोमोसोम बनेगा। यहां पर भी जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल और पेरेंटल सेल, इनके अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, अगर पेरेंटल सेल के अंदर 4x नंबर है क्रोमोसोम का, तो डॉटर सेल के अंदर 2x नंबर ही हो जाता है। यानी कि जस्ट हाफ नंबर में हो जाते हैं क्रोमोसोम। पेरेंट के पास जितने भी है उससे आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर। बोलो बात समझ में आती है? एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ये वाला, तो एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। और जब मियोसिस होता है तो एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ए माइटोसिस के अंदर ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन है बच्चे। बोलो, एक एक लाइन क्लियर होती है आपके सामने। सबसे पहले सर हम कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमाइटोसिस। क्या पढ़ेंगे बच्चे? एमाइटोसिस। थोड़ी सी जगह में ही पढ़ा दूंगा आपको एमाइटोसिस। एमाइटोसिस के अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं बनेंगे, आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर क्रोमोसोम नहीं बनेंगे। क्रोमोसोम नहीं बन रहे हैं तो उन्हें खींचने के लिए कोई स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनेंगे भाई। ना क्रोमोसोम बन रहे हैं, ना स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। यहां पर कैसे होगा डिवीजन? सीधा कैरियोकाइनेसिस होगा, सीधा कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस।
ये स्टेप्स होंगे कैसे? कंस्ट्रक्शन से। न्यूक्लियस जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा, दो भागों में टूटेगा, उसके बाद सेल पूरा कंस्ट्रिक्ट होगा, दो भागों में टूट जाएगा। कुछ ऐसे ये एमाइटोसिस हो जाता है। कैसे होते हैं ये दोनों स्टेप? कंस्ट्रक्शन से, है ना, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है चीजें, जिससे ये स्टेप्स हो जाते हैं। बात समझ में आती है आपको? बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चे, अब मैं आपको समझाता हूं एमाइटोटिक टाइप का जो डिवीजन है, एमाइटोसिस जो है वो किन ऑर्गेनिज्म में होता है। बहुत ही पुराने टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर आते हैं बच्चे बैक्टीरिया। क्या आते हैं? बैक्टीरिया, उनमें होता है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाले सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये भी क्या करते हैं बच्चे? एमाइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन करते हैं। उसके अलावा ऐसे प्रोटोजोआ जो सीलिया रखते हैं, जिन्हें आप सिलिएटेड प्रोटोजोआ कह सकते हो, इनके एग्जांपल लिखते रहो। ये पहला, ये दूसरा, इधर लिख देता हूं आपके सामने तीसरा। क्या लिख रहा हूं? सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो सिलिया रखने वाले प्रोटोजोआ भी क्या शो करते हैं बच्चे? ये शो करते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? एक भी वर्ड आप छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ लिखते रहें एक एक चीज करके। तो यही है टिपिकल एग्जांपल एमाइटोसिस के। अगर मैं और लिखना चाहूँ तो ओल्ड प्लांट सेल लिख सकता हूँ मैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल लिख सकता हूँ मैं, बट मैं वो नहीं लिखूंगा, है ना। जितने आपके लिए रिक्वायर्ड है उतने ही लिखे जाएंगे। तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर लो। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चे अगली स्लाइड पे। पॉज करके नोट कर सकते हैं या टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, जितने भी फेज हमने पढ़े हैं उनके नाम कैसे रखे जाएंगे, उनके नाम कैसे रखे जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। किसी भी सेल के अंदर, ये कोई सेल है, ये सेल तैयारी करता है डिवीजन की, तो इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसने तैयारी की। अब ये दो भागों में टूट जाएगा कुछ ऐसे, ये बन गया सेल और ये बन गया सेल। उसके बाद ये जो सेल है ये फिर से क्या करेगा? तैयारी करेगा, इतना बड़ा बन जाएगा, फिर ये दो भागों में टूट जाएगा, ऐसे और ऐसे। ऐसा ही होता है सेल साइकिल के अंदर। ध्यान से देखो बच्चे, ये कलर ले लेते हैं, ध्यान से देखो। जब सेल यहां से यहां गया तो क्या इसने तैयारी की सेल डिवीजन की? क्या ये इंटरफेज है? बिल्कुल है। जब ये डिवाइड हो रहा है दो सेल में, क्या ये एम फेज है डिवीजन वाला? बिल्कुल है। जब ये सेल बड़ा हो रहा है, क्या ये वापस इंटरफेज है? जब ये सेल दो भागों में टूट रहा है, क्या ये वापस एम फेज है? अरे है या नहीं है? यानी कि आई फेज होता है किसी सेल में, उसके बाद एम फेज होता है, उसके बाद फिर आई फेज होता है, फिर एम फेज होता है, फिर आई फेज होता है, फिर एम फेज होता है। ये मामला चलता ही रहता है। बात समझ आई? अगर मैं एम फेज का नाम लिखना चाहूं, इस एम फेज का, तो क्या मैं कह सकता हूं? फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। अगर आपसे पूछ ले दो सक्सेसिव इंटरफेज के बीच का फेज कौन सा है, तो वो एम फेज है। समझ में आता है? अगर आपसे आई फेज के बारे में पूछ ले कोई कि ये किस टाइप का फेज है भाई, तो ये भी फेज है, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो लगातार आने वाले एम फेज के बीच का फेज है भाई इंटरफेज। बोलो, बात समझ में आती है? कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए फेजों के नाम में, आई फेज और एम फेज की नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं इंटरफेज के अंदर आने वाले फेजेस के भी नाम। भाई ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इंटरफेज के अंदर जो आते हैं उनके नाम याद करवा रहा हूं ध्यान से। मैंने कहा इंटरफेज जो होता है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है भाई। एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2। ये सबसे पहले होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि किसी सेल के अंदर इंटरफेज हुआ, इसका मतलब G1 हुआ, फिर S हुआ, फिर G2 हुआ, ये हुआ इंटरफेज। इंटरफेज के बाद क्या होता है? M होता है, तो G2 के बाद क्या हो जाएगा? M। इस M के बाद वापस क्या होता है? इंटरफेज। तो इंटरफेज का वापस G1, वापस S, वापस G2। अरे ऐसे होगा नहीं होगा? कुछ इस टाइप से चलेंगे। ये जो ऑर्डर है इंटरफेज के स्टेप्स को तोड़ के लिखा है, बस, ज्यादा कुछ नहीं लिखा। अगर इनका भी मैं नाम लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? नाम। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या S को मैं कह सकता हूं फेज बिटवीन G1 एंड G2? G1 और G2 के बीच में क्या आ रहा है? S आ रहा है। अरे आ रहा है, बढ़िया। क्या M को मैं कह सकता हूं फेज बिटवीन G2 एंड G1? ध्यान से,
G1 और G2 के बीच है S, बट G2 और G1 के बीच है M। बहुत ध्यान से, समझ में आई बात? बहुत ही बढ़िया, हमने S लिख दिया, M लिख दिया। अब लिखता हूं बच्चे G2 के बारे में। किसके बारे में? G2 के बारे में। क्या ये भी फेज है? बिल्कुल है, फेज है सर ये भी। ये है S और M के बीच में, फेज बिटवीन S एंड M। S और M के बीच का क्या है? G2 है। अगर G1 के बारे में भी मैं लिखना चाहूं, ये रहा G1, क्या ये M और S के बीच है? बिल्कुल, तो यहां पे लिख दूंगा फेज बिटवीन M एंड S। बोलो समझ में आता है? क्लियरिटी से दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। समझ में भी आता है? बिल्कुल आता है। तो ये है बच्चे फेजों के नाम। कुछ नाम और बनाए जाते हैं जैसे प्री और पोस्ट करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक भी वर्ड छूटेगा नहीं, गारंटी ले ली तो ले ली भाई साहब, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। क्या ये सिंथेटिक से पहले आ रहा है जीवन? बिल्कुल आ रहा है। तो जीवन को ही क्या बोलते हैं? प्री सिंथेटिक। प्री सिंथेटिक, सिंथेटिक से पहले आ रहा है जीवन, इसलिए प्री सिंथेटिक। क्या ये G2 S के बाद आ रहा है? तो इसे बोलेंगे पोस्ट सिंथेटिक। क्या बोलेंगे? पोस्ट सिंथेटिक। G2 को ही S के बेसिस पे नाम रख दिए। अब प्री माइटोटिक और पोस्ट माइटोटिक भी आप बोल सकते हो। M से पहले क्या आ रहा है? G2, इसे क्या बोल सकता हूं मैं? M से पहले प्री माइटोटिक। M से पहले है ना, प्री का मतलब पहले, तो G2 को ही बोल सकता हूं बच्चे प्री माइटोटिक। समझ में आया? जीवन जो है M के बाद आ रहा है, तो जीवन को क्या बोल सकता हूं? पोस्ट माइटोटिक बोल सकता हूं। एक भी वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो एक एक वर्ड को। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब भी क्या होता है बच्चे? बाद में होता है। समझ में आता है? आगे बढ़ जाऊं अगली स्लाइड पे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बढ़िया बच्चे, दिक्कत हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद सेल साइकिल का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चे। सर्कुलर शेप ले लेते हैं भाई, ये रहा। ब्लैक कलर का तो नहीं लेंगे हम, इसे व्हाइट कलर का लेंगे। एक सर्कुलर शेप ले लेते हैं। ये एक पैरामीटर बना रहे हैं हम सेल साइकिल के जो फेजेस है उनके लिए। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक सेंटर ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइन इंसिडेंट कर दी ऐसे, इधर एक लाइन इंसिडेंट कर दी ऐसे। 95% एरिया बना रहे हैं इधर लगभग। ये होगा इंटरफेस। क्या होगा बच्चे? इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर भी आप ये देख सकते हो, इंटरफेस के अंदर भी कुछ स्टेजेस आती है। जैसे यहाँ पर स्टेजेस आई G1, सबसे बड़ा होता है इंटरफेस में G1, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये है G1 स्टेट भाई। इसके बाद स्टेट आती है S, तो ये है S स्टेट। इसके बाद आता है G2, और ये कौन सा स्टेट है बच्चे? ये M स्टेट है। ठीक है, M स्टेट को बाहर लिख देंगे, इसलिए इसे हटा लेते हैं यहाँ से। बात समझ में आती है? ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो ये जो लाइनिंग है ना बच्चे, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, लो इंटरफेस। ये एरिया किसका है? इंटरफेस का है। ये जो एरिया है ये क्या है? ये माइटोटिक फेज का है, तो इधर लिख देता हूं मैं भाई, M फेज को क्या बोल रहे हैं? माइटोटिक फेज बोल रहे हैं। माइटोटिक फेज के अंदर भी दो चीजें आती है भाई। माइटोटिक फेज के अंदर क्या आती है? एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। ये है कैरियोकाइनेसिस। ये जो एरिया है किसका है? ये है कैरियोकाइनेसिस का, ओनली के मेंशन कर रहा हूं। ये एरिया है साइटोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी 4 स्टेज पढ़ा दी बच्चे आपको, है ना, तो उसे भी मेंशन करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा भाई, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं उनके नाम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के बाद क्या आ जाएगी? साइटोकाइनेसिस आ जाएगी। उसके बाद वापस G1 S G2 कुछ ऐसे मामला चलता रहेगा। अगर मैं इन स्टेजेस को बताऊं आपको थोड़ा सिंपल वे में, तो सबसे पहले G1 होता है, फिर बच्चे S होता है, G1 हुआ, S हुआ, उसके बाद होता है G2, इसके बाद आता है M फेज, और इस M फेज के बाद वापस आ जाता है G1 फेज। इनको डिटेल में बता दिया आपको कि M फेज के अंदर कितने हैं और उन फेजेस के अंदर कितने हैं। समझ में आया? बहुत ही अच्छे से। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर होता क्या क्या है भाई, थोड़ी बहुत डिटेल्स भी लिख देते हैं। G1 के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। G1 के अंदर मोस्ट ऑर्गेनेल्स,
मोस्ट ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर जाते हैं, तो उनका डुप्लीकेशन हो जाता है भाई, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन यहाँ हो जाता है। जितने भी आरएनए हैं, जितने भी प्रोटीन्स है और एटीपीज है, ये सब यहीं पर क्या हो जाते हैं बच्चे, फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये दो स्टेप आप बहुत ध्यान से रखना जो जीवन के अंदर कंडक्ट होते हैं। जीवन के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन बनता है, आरएनए बनता है, एटीपी बनता है और मोस्ट ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करते हैं। इन दोनों स्टेप को आप कॉमनली कह सकते हो सेल ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ ऑफ सेल तो लिख ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीनों स्टेप होते हैं जीवन के अंदर। एस के अंदर क्या होता है, ध्यान से, एस के अंदर बच्चे सिंथेसिस होता है डीएनए का, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। डीएनए का क्या होता है बच्चे, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, उसी टाइम साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेंट्रियोल है वो क्या कर जाते हैं, पोल्स की तरफ चले जाते हैं, वो भी डुप्लीकेट करके पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पर सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन जब हो जाएगा तो वो पोल्स की तरफ जाना शुरू भी कर देते हैं, है ना। तो डुप्लीकेशन कहां पर होगा, एस फेज के अंदर होगा, सेंट्रियोल्स का। बात समझ आती है। G2 के अंदर क्या होगा, मोस्ट ऑर्गेनेल, ध्यान से देखो, मोस्ट ऑर्गेनेल तो यहां पर डुप्लीकेट हो गए, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल बचे हैं जो G2 में डुप्लीकेट होंगे। डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड, इनका डुप्लीकेशन होता है यहां पर, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई आरएनए, अगर कोई प्रोटीन और अगर कोई एटीपी बनना रह गया है जीवन में, तो वो यहां पर बन जाते हैं, यहां पर फॉर्म हो जाते हैं। यहां पर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन से एंजाइमों का फॉर्मेशन होता है बच्चे। तो G1, S और G2 में ये सारी चीजें होती है जो कि इंटरफेज को कंस्ट्रक्ट करती है बच्चे। बात समझ में आता है। चाहे कोई भी सेल डिवीजन हो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उनके अंदर इंटरफेज की जो प्रोसेस है वो सिमिलर रहती है, इसलिए इंटरफेज को डिटेल में समझो बच्चे। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बना दी है जिसमें क्या क्या चीजें होती है, समझ में आया। अब एक चीज और मेंशन करता हूं आपके सामने, क्या हो अगर सेल को डिवाइड ही नहीं करना, अगर सेल डिवाइड करना ही नहीं चाहता, वो परमानेंट टिश्यू का सेल बनना चाहता है, तो वो कैसे अपने सेल डिवीजन, अपने सेल साइकिल को छोड़ेगा, कैसे वो बाहर निकलेगा। ये जो जीवन स्टेट है, यहां से वो सेल एस में जाएगा ही नहीं, वो जीवन से सीधा एक अलग स्टेट में आ जाएगा जिसे बोलेंगे G0 स्टेट। इस स्टेट का नाम है क्यूसेंट, इसे बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। सेल, इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं करता है, यहां पर नो सेल डिवीजन, इसमें आने के बाद कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, बट सेल यहां आकर एक्टिव जरूर रहता है। तो सेल यहां पर क्या है बच्चे, मेटाबॉलिकली एक्टिव जरूर है सेल। सेल डिवीजन नहीं कर रहा बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो यहां पर करता है। तो ये G0, तो G0 किसके बाद आई है, जीवन के बाद, इसलिए जीवन फेज को कहा जाता है डिसीजन लेने वाला फेज, कि सेल डिवाइड करेगा या नहीं, ये जीवन में ही डिसाइड होता है। तो यहां पर लिखते हैं हम डिसीजन टेकिंग स्टेज, ये डिसीजन लेने वाली स्टेज है। बोलो बात समझ में आती है, कोई भी डाउट इस टॉपिक में, अगर हो तो मेंशन कर देना, अदरवाइज अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्रोमोसोम के नंबर का क्या होता है। डीएनए तो डबल होता है एस फेज के अंदर, सिंथेटिक फेज के अंदर, बट क्रोमोसोम का क्या होता है, व्हाट अबाउट क्रोमोसोम, उसकी बात करते हैं। आइए भाई, मैं बनाता हूं आपके सामने, क्रोमोसोम बना ही देता हूं मैं। ये क्रोमोसोम है बच्चे, ठीक है। ये क्रोमोसोम किसका बनता है, आप सबने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पायोनियर सीरीज थोरेक्स पे जाके देख सकते हो। ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम, है, ठीक है। सपोज कर सकते हैं इस क्रोमोसोम के अंदर एक एक थ्रेड है डीएनए का, आप देख सकते हो। ये जो है ये इसका क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम का, ये जो है ये भी इसका क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं,
एक एक क्रोमोसोम के अंदर एक एक डीएनए का थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है। ये किस स्टेज के अंदर है बच्चे? ये जीवन स्टेज के अंदर क्रोमोसोम शो किया है आपको। जब ये क्रोमोसोम एस के अंदर जाएगा, किसके अंदर? एस के अंदर, यानी कि इसके अंदर होगा रेप्लिकेशन। क्या होगा? रेप्लिकेशन। कौन से फेज में हो रहा है? एस फेज के अंदर ये काम हो रहा है बच्चे। तो इस क्रोमोसोम का होगा क्या? ध्यान से देखिएगा। क्या अभी भी सेंट्रोमियर एक ही है? बिल्कुल है। ये जो पॉइंट था, मैं सेंट्रोमियर को लेबल करना चाहता हूं, ये जो पॉइंट है ये क्या है बच्चे? सेंट्रोमियर। यहां पर भी सेंट्रोमियर एक है, यहां पर भी ये पॉइंट क्या है बच्चे? सेंट्रोमियर। यहां पर भी सेंट्रोमियर एक है। जब तक सेंट्रोमियर का नंबर एक है, क्रोमोसोम का नंबर भी क्या रहेगा? एक ही रहेगा। यहां पर भी क्या है बच्चे? एक क्रोमोसोमी है। तो सर जब रेप्लिकेशन हुआ तो क्या चीज बड़ी है? आप बोल रहे थे ना रेप्लिकेशन में डीएनए बढ़ता है, डीएनए डबल होता है, तो क्या डबल हुआ है? ये जो डीएनए के थ्रेड है ना बच्चे, ये ओल्ड थ्रेड में बना रहा हूं इस कलर से, ये ओल्ड थ्रेड है। जो न्यू थ्रेड बने हैं अभी अभी डीएनए के, उन्हें बना दिया मैंने ब्लू कलर से। ये न्यू थ्रेड है डीएनए के जो अभी अभी बने हैं। क्रोमोसोम का नंबर एक ही है अभी भी, बट थ्रेड का नंबर डबल हो गया है। अमाउंट ऑफ द डीएनए इंक्रीज हो गया है। बात समझ आती है? इसके बाद ध्यान से सुनो, टॉपिक को अगर मैं क्लियर ही कर दूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर, अगर जीवन के अंदर डीएनए का अमाउंट एक्स कंसिडर करते हैं तो एस के अंदर डीएनए का अमाउंट 2x हो जाएगा। ठीक है। अगर जीवन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर आप x कंसिडर करते हो तो एस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 2x नहीं होगा। यहां पे क्रॉस लगाऊंगा मैं इतना लिखकर, ये बात गलत हो जाएगी। बात समझ आई? नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इंक्रीज हो ही नहीं रहा है क्योंकि सेंट्रोमियर का नंबर नहीं बढ़ रहा है। यहां पे लिख देता हूं क्लियरली, इन एस फेज amount of DNA doubled, but number of chromosomes remains same। क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है बच्चे, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। एक भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आज के लेक्चर की जो डिटेल्स है बच्चे वो समाप्त होती है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए, जिनको प्रैक्टिस करने पे आपको एक्चुअली में इस टॉपिक पे कमांड बनेगी आपकी कि हाँ जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन बढ़िया लेवल के बन सकते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है, विच फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है एस फेज के अंदर, माइटोटिक यानी कि एम फेज। ये पूछ रहा है कि एम और एस के बीच में क्या आता है? क्या बता सकते हो? एम और एस के बीच में क्या आता है? आप सबको पता है एम फेज हुआ, इसके बाद G1 होगा, इसके बाद एस होगा, इसके बाद G2 होगा, इसके बाद वापस एम होगा। एम और एस के बीच में क्या है? एम और एस के बीच में तो G1 है। अरे दिखाई दिया ऑब्वियसली। तो यहां पर G1 गैप पीरियड 1, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। देखो बच्चे, G0 स्टेज के अंदर जो सेल होती है वो क्या डिनोट करती है? क्या ये सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है? बिल्कुल भाई, ये सेल साइकिल को एग्जिट ही करती है। यहां पर कोई सेल की डेथ नहीं होती है, यहां पर परमानेंट पॉज नहीं होता है सेल साइकिल से। अगर कोई सेल G0 में गया है तो वो G0 से वापस सेल साइकिल में भी आ सकता है, ये परमानेंट नहीं है। क्या ये चेक पॉइंट होता है नेक्स्ट फेज में एंट्री का? नहीं, ये चेक पॉइंट नहीं होता है, ये सेल साइकिल को एग्जिट करने का तरीका होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए सेल possess twice as much DNA as in the functional cell, अगर किसी फंक्शनल सेल में ट्वाइस अमाउंट है डीएनए का तो जरूर वो एस फेज को पार कर चुका है। इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, बिल्कुल ये प्रिपेयरिंग करता है डिवीजन का, तभी एस फेज आता है। हैज कंप्लीटेड डिवीजन, नहीं भाई, सेल कंप्लीट नहीं किया है सेल ने डिवीजन को, अभी एस फेज क्रॉस किया है। हैज
क्रस्ड टू फंक्शन, नहीं नहीं, इसके फंक्शन में कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है। हैज रीच्ड एंड ऑफ द इट्स स्पेन, नहीं भाई, अपने लाइफ स्पेन के एंड में भी नहीं गया है, केवल प्रिपरेशन कर रहा है डिवीजन का। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फेज ऑफ सेल साइकिल व्हेन डीएनए पॉलीमराइज इज एक्टिव। डीएनए पॉलीमराइज क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, ये तो गांव के बच्चे को पता है, एस फेज में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीनियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल को बनाने में प्रोटीन से बना हुआ कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है। ऑब्वियसली ये साइटोस्केलेटन की बात चल रही है, जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं बच्चे, तो यहाँ पर माइक्रोट्यूबुल्स क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन बन सकता है, बात समझ में आती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। देखो बच्चे, क्रोमोसोम बनता है किस किस से, डीएनए से और हिस्टोन से मिलकर। जहां पर डीएनए बनता है सेल साइकिल में, वहीं पर हिस्टोन बनेगा। डीएनए बनता है एस में, तो हिस्टोन भी बनेगा एस फेज में, ड्यूरिंग एस फेज। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज के अंदर अमाउंट ऑफ द डीएनए डबल हो जाती है किसी भी सेल के अंदर। डीएनए का अमाउंट सेम नहीं रहता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इंक्रीज नहीं होता है, और डीएनए का अमाउंट रिड्यूस भी नहीं होता है। डीएनए का अमाउंट तो सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है ना, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। बात समझ आई। तो लाइन आप देख सकते हो, डीएनए का अमाउंट रिड्यूस नहीं होगा, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, बिल्कुल सही बात है। डीएनए का अमाउंट सेम नहीं रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है भाई, डबल वाला सही होगा, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहते हैं भाई इस सेल के अंदर, बी वाला करेक्ट है। बात समझ आती है। अगला क्वेश्चन, जीवन स्टेज ऑफ द इंटरफेज क्या शो करता है। डीएनए का सिंथेसिस होता है क्या, वहां पर नहीं होता है बच्चे। क्या वहां पर प्रोटीन बनता है, बिल्कुल। क्या आरएनए बनता है, बिल्कुल। यानी कि बी और सी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है बच्चे। डीएनए कंटेंट बिकेम डबल ड्यूरिंग जीवन फेज, जीवन में डीएनए कंटेंट डबल नहीं होगा, एस में होता है। ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज इज शॉर्ट एज कंपेयर टू एम फेज, इंटरफेज एम फेज से छोटा होता है क्या, नहीं। सबसे बड़ा अगर पूछे इंटरफेज और एम में से, तो इंटरफेज बड़ा होता है बच्चे। इंटरफेज के अंदर जो जीवन आता है ना, जीवन, ये सबसे बड़ा होता है, ये G2 से भी बड़ा होता है। ये जीवन आता है ना, ये S से भी बड़ा होता है जीवन। बोलो, बात समझ में आती है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज अगर पूछे तो वो जीवन होता है, इंटरफेज का भी, और इन दोनों में तो इंटरफेज होता ही है। बात समझ में आती है आपको। तो ये तो गलत हो गई भाई लाइन, है ना। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, क्या G2 फेज पहले होता है उसके बाद माइटोटिक फेज होता है। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज के अंदर होता है, डी तो बिल्कुल करेक्ट है। सी को ध्यान से देखो, G2 फेज देखो पहले होता है जीवन बच्चे, इसके बाद एस, इसके बाद G2, इसके बाद एम। क्या माइटोटिक फेज फॉलो करता है जी को, बिल्कुल। क्या G2 फॉलो करता है माइटोटिक को, नहीं। माइटोटिक तो बाद में आ रहा है, कोई चीज फॉलो कब करेगी, जो उसके बाद में आएगी। बात समझ आ रही है क्या। यहां पर एम फेज जो है G2 को फॉलो करेगा, क्योंकि एम फेज बाद में आ रहा है, ठीक है। G2 M को फॉलो नहीं करेगा, G2 पहले आ रहा है। यहां पे लिखा है G2 फेज फॉलो करता है क्या M फेज को, नहीं भाई। G2 पहले आ रहा है, ये फॉलो कर नहीं सकता, इसे तो पता ही नहीं है M कैसे होगा, M तो अब होने वाला है। M फॉलो करता है G2 को, क्योंकि G2 पहले हो गया है, पहले होना चाहिए तब उसे लोग फॉलो कर पाएंगे। अभी हुआ ही नहीं है तो फॉलो कैसे करें, है ना। जब कोई कंटेंट पता होगा हमें, तभी तो उसे फॉलो कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोटिक के बाद में आने वाला फेज कौन सा है बच्चे। एम के बाद क्या आएगा, वापस जीवन आएगा। ऑफ द सेल इन विच एक्टिवली सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, वो कौन सा है, जीवन फेज है बच्चे। पोस्ट माइटोटिक कौन सा है, जीवन है। बात समझ आती है आपको। प्री माइटोटिक होता तो G2 हो जाता, डी आंसर करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी भी सेल के डिवीजन में फॉलोइंग टेक्स प्लेस, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ भी करता है, दोनों होती है, तो थर्ड क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
जो इवेंट्स होते हैं सिक्वेंशली किसी भी जीनोम के डुप्लीकेशन को लेकर, सिंथेसिस को लेकर, 2 सेल में डिवाइड तक के, उसे सेल साइकिल बोलते हैं। थर्ड करेक्ट है एनसीईआरटी की लाइन, कोई डाउट इसमें भी नहीं है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हीस्ट के अंदर 90 मिनट में ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का, सही है भाई। वुमन के सेल में 24 आवर्स, सही है। इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, बिल्कुल सही बात है। इंटरफेस जो है 50% ड्यूरेशन लेता है सेल साइकिल का, नहीं 50% नहीं 95% से भी ज्यादा ड्यूरेशन लेता है। इनकरेक्ट बताना था, हमें मिल गया, 4th इज इनकरेक्ट। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जीवन। जीवन के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल, बिल्कुल सही बात है। सेल ग्रो कर रहा है, बिल्कुल सही है। रेप्लिकेट इट्स डीएनए, नहीं भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं कर रहा है। लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का, बिल्कुल लॉन्गेस्ट है भाई जीवन। हमें इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट बताना था। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, नॉट करेक्ट है बच्चे। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल इज डिनोटेड 2C, अगर इनिशियल अमाउंट 2C है तो एस फेज के अंदर अमाउंट डबल होके हो जाएगा 4C। अगर इनिशियल क्रोमोसोम का अमाउंट X है तो एस फेज के बाद भी वो X ही रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर जो है वो उतना ही रहेगा, बस डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डीएनए का अमाउंट पूछा है तो 2C से 4C हो जाएगा, इंक्रीज टू 4C। 1 क्या है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर। अगले पे आ जाओ। एनिमल सेल के अंदर एस फेज के अंदर क्या होता है बच्चे, डीएनए रेप्लिकेट भी करता है, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करते हैं। बोथ करेक्ट है, 1 और 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन आओ बच्चे। अगला क्वेश्चन है जो क्विसेंट स्टेज है, G0 स्टेज जिसे बोलते हैं, अकर्स व्हेन सेल्स एग्जिट सेल साइकिल इन, किसके अंदर, कौन से फेज में छोड़ती है भाई सेल साइकिल को, जीवन से छोड़ के G0 में जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल्स इन G0 स्टेट, G0 स्टेट के अंदर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होते हैं, सेल्स एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्मॉल डिस्क शेप का जो स्ट्रक्चर होता है सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर के ऊपर, उसे काइनेटोकोर बोलते हैं। इसी से तो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, तो काइनेटोकोर ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहां तक बने रहने के लिए और लेक्चर को पूरा देखने के लिए और कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट करवा दूंगा बच्चे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल।